Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, एपिसोड 1321, ब्लो अप। ये बाहर खड़े कई पावरफुल लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साफ था कि शाओयान, जो अभी तक डिसएडवांटेज में था, उसने एक्चुअली स्पेस शटल यूज करके मैन इन ब्लैक के साथ सच में टक्कर ले ली। ये अचानक बदलाव देखकर मैच देख रहे कई स्ट्रांग एक्सपर्ट्स के दिल में ठंडी सी लहर दौड़ गई। साफ था कि सबने शाओयान की स्ट्रेंथ को कम समझा था। ये शाओयान एक खतरनाक दुश्मन है। इस पल तक मूग ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और फील्ड में लड़ रहे दोनों को घूर कर देखने लगा। मूग अब बेवकूफ नहीं था। अगर शाओयान ने फेंगयू को पहले हराया था तो शायद वो लक हो सकता था, लेकिन अब ब्लैक रोब्ड आदमी के सामने भी इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाना बहुत कुछ समझा रहा था। बूम! लाल चेन्स और शाओयान की चमकदार जायंट फिंगर्स ने पूरे कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में डिस्ट्रक्शन की लहरों को फैला दिया। छोटे कमीने! कुछ देर बाद एक्सप्लोजन के सेंटर से एक गरजने वाली आवाज आई। लगता है तुम्हारा लाइफ एंड सोल लॉक भी बस इतना ही है। शाओयान का सांस भी कमजोर हो चुका था। वो जोर से खांस कर बोला और उसकी नजर सीधा एक्सप्लोजन के सेंटर में खड़े ब्लैक रोब्ड आदमी पर टिक गई। तुम्हें लाइफ सोल लॉक के बारे में पता है? ब्लैक रोब्ड आदमी की आंखों में हैरानी की झलक आई। मुझे और बहुत कुछ पता है, जैसे सोल क्लैन, सोल पैलेस, घोस्ट किंगडम, सोल पावर और पावर ऑफ फेथ। शाओयान मुस्कुराते हुए बोला, तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए हमारे सोल क्लैन के भेजे हुए एक्सपर्ट्स सब चुप हो गए। ब्लैक रोब्ड आदमी धीरे धीरे एक्सप्लोजन के सेंटर से बाहर निकला। शाओयान की बात सुनते ही उसके चेहरे पर किलिंग इंटेंट आ गया। आज चाहे जो हो जाए, शाओयान को मारना ही होगा। इस वक्त उस आदमी का ब्लैक रोब लगभग फट चुका था। धीरे धीरे दिख रहा था कि उसका बॉडी असल में एक सोल बॉडी था। इतनी बातें करना बेकार है। तुम मुझे पकड़कर कुछ हासिल करना चाहते हो और मुझे भी सोल क्लैन के बारे में जानकारी चाहिए। शाओयान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अभी के टेरिफाइंग क्लैश के बाद दोनों के बॉडीज में काफी फाइटिंग की बची हुई थी। हमारे सोल क्लैन की हजारों सालों की डोमिनेंस क्या तुम जैसे छोटे लड़के से खत्म हो जाएगी? आज अपनी जान देकर हमारे सोल क्लैन के फ्यूचर अचीवमेंट्स को ट्रिब्यूट दो। मेरी मौत हमारी सोल रेस के अचीवमेंट्स के सामने कुछ भी नहीं है। सुसु! ब्लैक रोब डिल्यूजनरी फिगर की आवाज अचानक वायलेंट हो गई। उसका पहले से ही वीक सोल बॉडी अचानक एक शॉकिंग ऑरा से फट पड़ा। बुरा हो गया, ये खुद को एक्सप्लोड करने वाला है। इतनी छोटी डिस्टेंस पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ तो दू तियानफैंग भी टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। ये ब्लैक रोब्ड आदमी शाओयान को साथ में लेकर मारना चाहता है। सच में बहुत ही विशियस है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ने देखा कि उसका सोल बॉडी कई गुना फूल चुका था। कितना घटिया है! दू किफई की खूबसूरत आंखों में तेजी से चमक आई। उसने अपने होंठ दबाए और मूगा और फेंगयू की तरफ देखा। फेयर, इस आदमी की डिटेल्स बहुत मिस्टीरियस हैं। इसको हम दोनों कंट्रोल नहीं कर सकते। मूगा ने बेचारगी से कंधे उचकाए और फेंगयू की तरफ देखकर बोला, शाओयान खतरे में है। लेट 2 स्टार दूसियान का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मुझे भी सीरियस इंजरी दे सकता है। फेंगयू ने गहरी आवाज में कहा। फेयर, उसे बचाओ, लियू किंग ने भी जल्दी से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। जरूरत पड़ने पर वो अपनी होली सिटी आइडेंटिटी भी एक्सपोज करने को तैयार थी, बस शाओयान बच जाए। फिफ्थ ब्रदर, दू किफई ने तुरंत ड्वाइन टाइन फेंग को पुकारा। शाओयान इतना टैलेंटेड था कि चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट रीजन, उसका यहां मरना मुमकिन नहीं था। मुझे पता है, तुम लोग यहां ऑर्डर मेंटेन करो। ड्वाइन टाइन फेंग ने तुरंत एक्शन लिया और उसका फिगर एक झटके में कंपेटिटिव माउंटेन रेंज की तरफ दौड़ गया। लेकिन 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनल होने के बावजूद वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन! अगर मेरे पास अर्ली 2 स्टार दूसियान की स्ट्रेंथ होती तो शायद चांस होता, लेकिन अब ये बस अपनी बेइज्जती करवाना है। शाओयान ने फूले हुए ब्लैक रोब्ड आदमी को देखा। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं था। डैजलिंग फाइटिंग की और सोल पावर ने उसके बॉडी पर 2 पावरफुल डिफेंसेस बना लिए थे। शाओयान, मर जाओ! आखिरी पल में ब्लैक रोब्ड आदमी का बॉडी एक लिमिट तक फूल गया और फिर फायरवर्क्स की तरह फट पड़ा। बूम बूम बूम! चमकती हुई ब्लैक की फायरवर्क्स की तरह शाओयान की तरफ आई और फाइटिंग की फट पड़ी। साला, ये मुझे साथ लेकर मारना चाहता है। शाओयान सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सामना करते हुए स्ट्रगल कर रहा था। उसे पता था कि इस वक्त सोल ईटर एक्शन नहीं ले सकता, उसे खुद ही सब हैंडल करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि ड्वाइन टैनफैंग उसकी तरफ आ रहा था। अगर वो पहले राउंड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सर्वाइव कर गया तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। बूम! स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी एक्सप्लोड हुई और वो लगातार शाओयान के पास आकर उसके सोल पावर को निगलने की कोशिश करने लगी। साला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ह्वांग क्वान त्यान वू! एक पावरफुल सोल फोर्स निकली और उसने ब्लैक की को तोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल वो घोस्ट की फिर से कंडेंस होकर उस पर अटैक करने लगी। डैजलिंग सोल पावर एक पॉइंट पर जमा हुई और स्पीड के साथ फट पड़ी, जिसने ब्लैक एनर्जी को आसानी से हटा दिया।
ये शाओयान को गुस्सा आ गया। चाहे वो जितनी बार सोल पावर यूज करता, ब्लैक की तोड़ने के बाद तुरंत फिर से बन जाती और अटैक कर देती। ये घोस्ट एनर्जी असल में सोल पावर थी। सोल पावर सोल क्लैन के सोल पैलेस की एक स्पेशल पावर थी। इसकी नेचर फाइटिंग की से बिल्कुल अलग थी। इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ होली फ्लेम की पावर काम आती। लेकिन अगर शाओयान ने होली फ्लेम एक्सपोज कर दी तो वो सबका मेन टारगेट बन जाएगा। हट जाओ। इसी वक्त डुआन टैनफैंग की फिगर शाओयान के पास आ गई। उसके बॉडी के अराउंड सिल्वर थंडर चमक रहा था और उसने तुरंत शाओयान को प्रोटेक्ट कर लिया। डुआन टैनफैंग की प्रोटेक्शन मिलते ही शाओयान का प्रेशर काफी कम हो गया। दोनों ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के सेंटर की तरफ देखा, जहां से डार्क ब्लैक एनर्जी लगातार निकल रही थी और स्पेस को डिस्टर्ब कर रही थी। इसे खत्म करो, डुआन टैनफैंग ने ठंडी आवाज में कहा और अपना हाथ हिला दिया। एक टेरिफाइंग सिल्वर थंडर आसमान को चीरकर सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन के सेंटर पर जा लगा। अगले ही पल सेल्फ एक्सप्लोजन का एनर्जी सेंटर शांत हो गया और पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिसॉल्व हो गया। लेकिन डुआन टैनफैंग को पता नहीं चला कि एक हल्की सी इनविजिबल पावर वहां से निकली और शाओयान ने चुपचाप उसे अपनी जेब में ले ली। तुम ठीक हो? ये सब करने के बाद दुआन तियानफेंग मुड़कर शाओयान से पूछने लगा। खासा। शाओयान जोर से कुछ बार खांसा, फिर उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो कमजोर सा लगने लगा। साफ था कि अभी जो मिस्टीरियस आदमी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसने शाओयान को काफी नुकसान पहुंचाया था। छोड़ो, तुम पहले वापस जाकर आराम करो। आराम करने के बाद सीधा फाइनल्स में आना। मुझे लगता है इन 2 मैचेस के बाद अब कोई भी गॉसिप नहीं करेगा। शाओयान की हालत देखकर दुआन तियानफेंग ने दिल में फैसला कर लिया। ब्लैक रोब्ड आदमी इस वक्त पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन ये उनके फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली की भी गलती थी। अगर वो लंबी लाइन डालकर बड़ी मछली पकड़ने की सोच ना रखते तो ऐसा अनआइडेंटिफाइड आदमी कभी कंपटीशन में आने ही नहीं दिया जाता। मिस्टीरियस आदमी को हराने के बाद शाओयान अब सक्सेसफुली टॉप 3 में पहुंच चुका था। टॉप 3 के सेमीफाइनल में एक बाय जरूर होता है और वो जगह दुआन तियानफेंग ने शाओयान को देने का सोचा। दुआन तियानफेंग अपनी गिल्ट को कम करना चाहते थे। अगर उनकी गलती की वजह से मिस्टीरियस आदमी कंपटीशन में आया और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के चक्कर में शाओयान जैसा टैलेंटेड आदमी मर जाता तो वो लोग कभी चैन से नहीं रह पाते। अगर ऐसा है तो मैं थर्ड मास्टर का धन्यवाद करता हूँ। शाओयान ने मुश्किल से अपने शरीर को संभाला, एक बात कही और खुद ही कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज से निकलकर अपनी रेसिडेंस की तरफ चल दिया। बाकी लोग भी शाओयान की पीछे जाती हुई फिगर को देखकर मन में सोचने लगे, ये शाओयान लगता है इस बार चैंपियनशिप जीतने के लिए मूगे के साथ सबसे बड़ा फेवरेट बन जाएगा। शाओयान के जाने के बाद बाकी मैचेस भी ऑर्डरली तरीके से चलने लगे। हाँ, धोखा देकर टेस्ट पास करना भी अच्छा होता है। शाओयान जैसे ही अपनी रेसिडेंस पर पहुंचा, तुरंत एक पावरफुल सोल फोर्स निकालकर उसने अपने घर की प्रोटेक्शन को टाइटली सील कर दिया। अब वो बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा था। जो कमजोरी उसने अभी दिखाई थी वो सिर्फ दुआन तियानफेंग को दिखाने के लिए एक्टिंग थी। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मिस्टीरियस आदमी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने शाओयान को एक मौका दिया था उसके सोल सोर्स का एक ट्रेस पाने का। जब वो आदमी पूरी तरह मर जाता तो उसका सोल सोर्स भी उसके साथ ही खत्म हो जाता। इसीलिए शाओयान को तुरंत उस सोल सोर्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन डिकोड करनी थी। इसीलिए उसने सबको धोखा दिया। बदमाश लड़के। सोल ईटर का मास्टर भी सामने आ गया और मुस्कुराकर बोला। उसे शाओयान की प्लानिंग का पूरा पता था, लेकिन उसे ये शाओयान का काम पसंद आया। अभी जो आदमी था वो क्लियरली सोल क्लैन का एक स्ट्रॉन्ग सोल था और उसकी बातों से लग रहा था कि सोल क्लैन के पास मेरे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। सर हिलाकर शाओयान ने कहा, ये तो नेचुरल है। आखिर सोल क्लैन की स्ट्रेंथ तुम्हारी शाओ क्लैन जैसी ही है। दोनों एंशिएंट टाइम्स की 8 ग्रेट रेसेस में से थे। इन 8 रेसेस में शाओ क्लैन पहले नंबर पर था और एंशिएंट सोल क्लैन दूसरे पर। चाहे अब उनकी स्ट्रेंथ तुम्हारी शाओ क्लैन के पीक जैसी ना हो, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी कम नहीं है, सोल ईटर के मास्टर ने कहा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे पता था कि वो मुझे नहीं हरा सकता, फिर भी उसने खुद को एक्सप्लोड कर दिया ताकि मुझे साथ लेकर मर जाए। ये क्लियरली दिखाता है कि वो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। उसने ये भी कहा था कि सोल क्लैन का कोई फ्यूचर फीट। शाओयान के मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। चलो पहले देखते हैं। अगले ही पल शाओयान ने गेसिंग बंद कर दी। उसने अपनी पाम घुमाई और एक डार्क लाइट स्पॉट धीरे धीरे सामने आ गया। ये लाइट स्पॉट वही सोल सोर्स का ट्रेस था जो शाओयान ने मिस्टीरियस आदमी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद हासिल किया था। इस ट्रेस के थ्रू शाओयान कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, शाओयान ने कहा और अपनी डैजलिंग सोल फोर्स उस पर भेज दी। गुलुलुलुलु, अजीब सी आवाजें लाइट स्पॉट से निकलने लगी। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी महसूस हो रहा था, लेकिन चाहे लाइट स्पॉट कितना भी रेजिस्ट करे, आखिर में वो शाओयान की पावरफुल अटैक के सामने टूट गया। ये 10 मिनट बाद शाओयान की आंखें फट गईं। लाइट स्पॉट बिल्कुल गायब हो चुका था। क्या हुआ? सोल ईटर के मास्टर ने पूछा।
इस सोल सोर्स में सिर्फ कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, ये पूरी नहीं है, शाओयान ने सर हिलाकर कहा। सोल क्लैन हमेशा से मिस्टीरियस और लो की रहा है, शायद इस आदमी की डेथ भी उनके प्लान का पार्ट थी, इसलिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, सोल ईटर के मास्टर ने सर हिलाकर कहा। लेकिन शाओयान ने उनकी बात से अग्री करते हुए भी फिर बोलना शुरू किया। क्या? सोल ईटर के मास्टर को पता चल गया कि शाओयान को कुछ यूजफुल मिला है। इस सोल ओरिजिन में वेगली रिकॉर्डेड है कि सोल क्लैन और सोल पैलेस के दो फोर्सेस के साथ एक और मिस्टीरियस फोर्स जुड़ गया है। ये तीन फोर्सेस मिलकर इस ईस्ट कॉन्टिनेंट के फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली पर अटैक करने वाले हैं। लगता है ये रिवेंज के लिए है, शाओयान ने मुश्किल से इन्फॉर्मेशन डिकोड करके बताया। तीन फोर्सेस, सोल ईटर के मास्टर सोच में पड़ गए। और भी है, फॉजिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के अंदर एक हाई स्टेटस पावरफुल पर्सन उनके फोर्सेस का अंडरकवर एजेंट है, लेकिन ये आदमी इतना पावरफुल नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी जानता, इसलिए मुझे नहीं पता वो कौन है। लगता है ये लोग अब और वेट नहीं करना चाहते। अगर ये रिवेंज है तो मुझे लगता है कि ये तीन फोर्सेस फॉरेन ईविल क्लैन से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब सोल क्लैन और सोल पैलेस का भी फॉरेन ईविल क्लैन से कनेक्शन हो सकता है। जहां तक थर्ड फोर्स का सवाल है, अगर मेरा गेस सही है तो वो सिन हो सकता है, सोल ईटर के मास्टर ने कहा। सिन? शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। सोल क्लैन और सोल पैलेस एक ही रेस से बिलोंग करते हुए भी दो अलग पावर्स थे। अगर इनके साथ सिन भी जुड़ गया तो पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में आ सकता है। इसमें डू किफेई का भी जिक्र है। पहला टारगेट सिर्फ थंडर वैली पर रिवेंज अटैक नहीं है, उनका मेन एम फॉजिंग थंडर वैली को गिराना और डू किफेई को कैप्चर करना भी है, हेल्पलेसली शाओयान ने कहा। क्या वो फौज थंडर वैली की वैली मास्टर की बेटी डू किफेई है? सोल ईटर के मास्टर की आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। मास्टर, डू किफेई में ऐसा क्या है कि सोल क्लैन के स्ट्रॉन्ग सोल्स उस पर इतना फोकस कर रहे हैं? क्या उसके पास कोई सीक्रेट है? मुझे तो कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं हुआ, पूछा। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन जब वो लोग डू किफेई को टारगेट कर रहे हैं तो तुम्हें हर हाल में उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। वैसे भी मुझे लगता है कि ये औरत इतनी सिंपल नहीं है, उसकी रियल आइडेंटिटी मुझे और वेरीफाई करनी पड़ेगी, धीरे से सोल ईटर के मास्टर ने कहा। ठीक है, शाओयान ने सर हिला दिया। उसे भी इस बात की सीरियसनेस समझ में आ चुकी थी। फिर वो चुप हो गया और अपनी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करने लगा ताकि अगले फाइनल्स के लिए तैयार हो सके। 10 दिन के अंदर फर्स्ट स्टेज के टॉप 3 प्लेयर्स सामने आ चुके थे, यानी मूगे, शाओयान और ज़ूमी। सब लोग अब टेंशन और एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे थे। इस बार चैंपियन कौन बनेगा? आखिर फर्स्ट प्लेस जीतने वाले को थॉर स्क्रोल जैसी रेयर चीज मिलने वाली थी। टॉप 3 का फाइनल रिजल्ट 3 दिन बाद डिसाइड होगा। लेईजी की रात काफी सुनसान थी। ठंडी हवा पूरे लेईजी स्पेस में चल रही थी, जिससे माहौल काफी शांत लग रहा था। फॉर्जिंग थंडर वैली के एक क्वाइट बैक गार्डन में हर जगह पेड़ पौधे थे और फायरफ्लाइज उड़ रहे थे। रात के वक्त भी जगह काफी खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त घास पर एक मिडिल एज्ड आदमी आराम से लेटा हुआ था। उसका ऑरा काफी जेंटल था, उसका चेहरा भी काफी डेलिकेट था, जैसे किसी लड़की का हो। साथ ही उसके लंबे सिल्वर बाल और लग्जरियस कपड़े देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। स्क्वीक! अचानक उस आदमी के स्लीव से पत्थर टूटने जैसी आवाज आई। हेमू गिर गया। घास पर लेटा हुआ आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलकर खुद से बोलने लगा। सोल रेस के ये लोग भी कह रहे थे कि वो हमारे सोल पैलेस के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आखिर में फिर भी मुझे ही वरी करना पड़ रहा है। ब्लैकवुड की डेथ का पता नहीं थंडरवाली के लोगों को चल पाएगा या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इतने सालों से मैं यहां सोल पैलेस के लिए अंडरकवर हूं। अब टाइम आ गया है ईस्ट कॉन्टिनेंट का हिसाब चुकता करने का। इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद भी मैं डू किफेई के बैकग्राउंड को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसकी मदर की आइडेंटिटी बहुत मिस्टीरियस है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस भी बहुत कम है। छोड़ो, जब फॉर्ज ब्लेड थंडर वैली को डिस्ट्रॉय करेंगे तब उसे ले जाएंगे और पैलेस मास्टर को पर्सनली दे देंगे। पैलेस मास्टर की हेवनली पावर के सामने डू किफेई के अंदर छुपे सीक्रेट जरूर सामने आ जाएंगे। आदमी धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी बात खत्म होते ही उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर टेरिफाइंग ब्लैक मिस्ट छुपी हुई थी। ये ब्लैक मिस्ट बिल्कुल सोल क्लैन की ऑरा जैसी थी। डेप्यूटी वैली मास्टर ने आपको नाइफ फॉर्जिंग हॉल में इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। अगले ही पल थंडर वैली का एक गार्ड घास पर आया और रिस्पेक्टफुली बोला। उस आदमी ने हल्का सा सिर हिला दिया। फिर उसके बॉडी के आसपास सिल्वर थंडर पावर चमकी और वो आदमी अचानक स्पेस से गायब हो गया। टिस टिस्क।
डेप्यूटी वैली मास्टर की स्ट्रेंथ तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले ही हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग एम्परर तक पहुंच गई थी। पता नहीं अब वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। गार्ड मैसेज देने के बाद धीरे धीरे वहां से चला गया। नाइफ फॉर्जिंग हॉल। ये जगह पूरे फॉर्जिंग थंडर वैली की मीटिंग प्लेस थी। पूरा हॉल लगभग 100 मीटर बड़ा था और बीच में एक राउंड वुडन टेबल रखा हुआ था। ये टेबल हाई क्वालिटी मेटल से बना हुआ था और काफ़ी महंगा था। हॉल के अंदर कई ब्यूटीफुल पैटर्न्स भी कार्व किए गए थे जो जगह को काफ़ी सॉलम बना रहे थे। इस वक्त यहाँ डजन्स ऑफ पीपल ऑलरेडी जमा हो चुके थे। उन सब में सबसे आगे बैठे थे दू तियानरोंग, जो थंडर वैली के करंट वैली मास्टर थे। सब लोग इम्पेशेंट मत हो, डेप्यूटी वैली मास्टर के आने पर ही सब डिस्कस होगा। कुछ देर बाद एंड में बैठे दू तियानफंग करे होकर बोले, हम फॉर्जविंड, तुम्हें बोलने की शर्म नहीं आती? फर्स्ट स्टेज की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, फिर हमारे थंडर रेल में सोल क्लैन के स्ट्रांग पीपल कैसे घुसाए? तुमने कंटेस्टेंट्स को चेक कैसे किया था? मुझे लगता है तुम्हें थर्ड हेड बनना ही नहीं चाहिए। एक रेड फेस्ड और ग्रीन रोब्ड वाला ओल्ड मैन खड़े होकर गुस्से से दू तियानफंग पर चिल्लाने लगा। एल्डरस्टोन फौजा, शांत रहिए। थंडर रेल्म की सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है, लेकिन सोल ब्लैन के मेथड्स भी बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इस बात के लिए फिफ्थ ब्रदर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस वक्त दू तियानहोंग भी खड़े होकर मुस्कुराकर बोले, यहां प्रेजेंट डजन्स लोगों में कई 3 स्टार फाइटिंग एम्परर्स और ज्यादातर 4 स्टार फाइटिंग एम्परर्स थे। इनमें से कई थंडर वैली के फेमस एल्डर्स भी थे। और स्टोन फॉर्जर सबसे ज्यादा ट्रबलसम एल्डर था। सिंस वैली मास्टर बोल चुके हैं तो डेप्यूटी वैली मास्टर के आने तक वेट करते हैं। स्टोन फॉर्जर ने अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल किया। माफ कीजिएगा सबको वेट करवाने के लिए। कुछ ही पल बाद डेप्यूटी वैली मास्टर दू तियानिन की फिगर धीरे धीरे हॉल में अपीयर हुई। अब जब सब आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। दू तियानहोंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज के ब्लेड फॉर्जिंग थंडर वैली में सिर्फ दू तियानहोंग ही एक 5 स्टार फाइटिंग एम्परर था और उसका सेकंड ब्रदर दू तियानियन ऑलरेडी हाफ स्टेप 5 स्टार फाइटिंग एम्परर तक पहुंच चुका था। इसीलिए थंडर वैली में इन दोनों की बात एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखती थी। इस ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में हमने 3 स्टेजेस रखे थे ताकि बेस्ट डिसाइपल्स को सेलेक्ट करके 4 कॉन्टिनेंट्स मार्शल मीट भेजा जा सके। लेकिन फर्स्ट स्टेज में 2 एक्सटर्नल फोर्सेस घुसाए। हमारे स्पाइस की इंटेलिजेंस के मुताबिक ये दोनों सोल क्लैन से हो सकते हैं। इनमें से एक को हमने कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया है और दूसरा टॉप 6 से टॉप 3 के मैच में एक कंटेस्टेंट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद ही सीरियसली इंजर्ड हो गया। दू तियानहोंग की आवाज थंडर की तरह पूरे हॉल में गूंज रही थी। किसी को कैप्चर किया गया? हमें क्यों नहीं पता? कई एक्सपर्ट्स हैरान हो गए। बिग ब्रदर, अगर सोल क्लैन के एक्सपर्ट को कैप्चर किया है तो कहीं उन्होंने कोई ट्रिक तो नहीं छोड़ी? सोल क्लैन असल में ह्यूमन फाइटिंग एम्परर की सी फांग कॉन्टिनेंट की फोर्स है। पता नहीं क्यों वो हमारे गोस्ट रेल्म में ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में आ गए। मुझे भी लगता है कि ये मैटर सिंपल नहीं है। फॉर्चुनेटली जो सोल क्लैन एक्सपर्ट हमने पकड़ा है उसने काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दी है। आज की मीटिंग का पर्पस सिर्फ वार्निंग देना है, ऐसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसे स्ट्रिक्टली रोका जाना चाहिए, समझे? आखिर में दू तियानहोंग का ऑरा अचानक हैवी हो गया। जी, सब स्ट्रांग एक्सपर्ट्स ने सिर हिला दिया। अब जा सकते हो। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज ही असली हाईलाइट होगा। दू तियानहोंग के बोलते ही सब लोग धीरे धीरे हॉल से निकलने लगे। ब्रदर, मुझे भी लगता है कि ये मैटर सिंपल नहीं है, क्यों ना मुझे ही हैंडल करने दो। ठीक है, ये मैटर तुम हैंडल करो, दू तियानहोंग ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू बिग ब्रदर। डेप्यूटी वैली मास्टर ने हल्का सा झुककर बोला और उसकी फिगर फिर से अजीब तरीके से गायब हो गई। अब बस इंतजार करो कब लोमड़ी अपनी पूंछ दिखाती है, दू तियानहोंग ने धीरे से मुस्कुराकर कहा और हॉल से बाहर जाने लगे। लेकिन उनके दिल में खुशी थी। आज जो न्यूज़ उन्होंने सबको बताई थी वो जाल था। उनका असली पर्पस थंडर वैली के अंदर छुपे ट्रेटर्स को एक्सपोज करना था। और अभी जो डजन्स लोग मीटिंग में बैठे थे उनमें से ही कोई सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1324. The conversation between Xiaoyan and the owner of the valley. Fifth brother, क्या कोई और बात है? नाइफ फोर्जिंग हॉल से बाहर निकलते ही दू तियानहोंग ने पास खड़े दू तियानफेंग को देखा और पूछा, बिग ब्रदर, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है।
दूतियन फेंग ने आसपास देखा और धीरे से कहा, जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। इतने कॉशियस क्यों हो? दूतियन होंग हंस पड़े। इसमें कोई डाउट नहीं था कि दूतियन फेंग भी सस्पेक्ट्स में था, लेकिन अभी मीटिंग में उसका और दूशी का झगड़ा उनकी आइडेंटिटी को काफ़ी ऑथेंटिक बना चुका था, इसलिए दूतियन होंग अब उस पर काफ़ी ट्रस्ट कर रहा था। बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि रिसेंटली फोर्जिंग थंडर वैली में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। दूतियन फेंग ने डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट से दोनों फिगर्स को कवर किया और इस स्पेशल स्पेस में बोला, तुम कब से इतने शार्प हो गए? ये तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसा नहीं लगता। दूतियन होंग मुस्कुरा कर बोले, पहले दूतियन फेंग काफ़ी केयरफ्री नेचर का था और कभी इतना केयरफुल नहीं होता था। चिंता मत करो, थंडर वैली का मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। दूतियन होंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, हे, जब थंडर वैली आपके हाथ में है तो हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपके बॉडी में जो डार्क डिजीज़ है उसके बारे में भी काफ़ी लोग जानते हैं। आपकी स्ट्रेंथ वैसे ही बहुत पावरफुल है। मैं थंडर वैली की करंट प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो आपकी बॉडी की डार्क डिजीज़ को क्योर कर सकता है। क्या वो सीक्रेट फ्लेम है? ये सुनते ही नॉर्मली काम रहने वाले वैली मास्टर दूतियन होंग भी इमोशनल हो गए। हाँ, इस कंपटीशन के कंटेस्टेंट्स में एक कंटेस्टेंट है जिसके पास होली फ्लेम है, और वही लड़का है जिसे सोल क्लैन के पावर हाउसेस मारने की कोशिश कर रहे थे। दूतियन फेंग ने कामली कहा, अच्छा तो बात ये है। दूतियन होंग हंस पड़े। फिफ्थ ब्रदर, याद रखना ये बात किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए। दूतियन होंग ने सीरियस टोन में कहा। ब्रदर, मुझे पता है, दूतियन फेंग हंसकर बोला। चलो देर मत करो, मैं आपको अभी उससे मिलवाता हूँ, दूतियन फेंग ने कहा, और दोनों ब्लैक रोब पहनकर साइलेंटली फोर्ज ब्लेड थंडर वैली से गायब हो गए और थंडर रेल्म की तरफ चल दिए। अभी मुझे इतना बुरा प्रीमोनेशन क्यों आ रहा है? इस वक्त शाओयान अपने घर में रेस्ट कर रहा था और इन्फॉर्मेशन सॉर्ट कर चुका था, लेकिन अचानक उसे अनईजी फील हुआ और वो तुरंत उठकर बैठ गया। गुलू गुलू। जैसे ही शाओयान उठा, साइलेंट सिल्वर थंडर ने उसके पूरे घर को अंधेरी रात की तरह घेर लिया। 4 स्टार फाइटिंग इन फैन? शाओयान हैरान था। अचानक उसके बॉडी में स्ट्रॉन्ग क्राइसिस फीलिंग आई और उसका होली फ्लेम हार्ट भी तेजी से धड़कने लगा। शाओयान, इतनी रात को तुम्हारी रेस्ट डिस्टर्ब तो नहीं की? सिल्वर थंडर के अंदर से दूतियन फेंग की आवाज आई। नहीं, यहाँ एक और ज्यादा पावरफुल ऑरा है। दूतियन फेंग अभी अपीयर ही हुआ था कि सिल्वर थंडर के अंदर एक और पावरफुल ऑरा महसूस हुई। हे, काफी शार्प लड़का हो। अगले ही पल एक ब्लैक रोब्ड फिगर सामने आई। दूतियन फेंग के पास एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था जो ब्लैक रोब पहने हुए था। उसके रोब के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी जिससे शाओयान की सांसें तेज हो गई। इंट्रोडक्शन। ये होली फ्लेम का मास्टर शाओयान है और ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन का कंटेस्टेंट भी है, दूतियन फेंग ने ब्लैक रोब्ड आदमी से कहा। और ये हैं हमारे ब्लेड फोर्जिंग थंडर वैली के वैली मास्टर। अगले ही पल दूतियन फेंग ने शाओयान को इंट्रोड्यूस किया। क्या? थंडर वैली के वैली मास्टर? 5 स्टार फाइटिंग इन फैन? शाओयान शॉक हो गया। ऑब्वियसली उसने वैली मास्टर का नाम पहले ही सुना हुआ था। लिटिल गाय, डरो मत, मैं तुमसे मिलने 2 रीजन से आया हूं। पहला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और दूसरा, मुझे तुमसे एक फेवर मांगना है। ब्लैक रोब्ड आदमी ने धीरे से अपना रोब हटा लिया और अपना फेस दिखाया। दूतियन होंग का रियल फेस देखकर शाओयान सीरियस हो गया। मेरे बॉडी के अंदर कुछ अनक्लीन पावर है, क्या तुम्हारे पास इसका सल्यूशन है? दूतियन होंग ने कुछ स्टेप्स आगे बढ़कर पूछा। सीनियर के बॉडी में एक ईविल एरा है। शाओयान ने सोल पावर से चेक किया और कुछ देर बाद नोटिस किया कि दूतियन होंग की बॉडी में एक पावरफुल ईविल फोर्स है। ये पावर थोड़ी फॉरेन ईविल रेस जैसी लग रही है। शाओयान ने तुरंत कहा, वाह लड़के, सच में तुम होली फ्लेम के मास्टर हो। ये सुनकर दोनों स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हंस पड़े। ये पावर एक फॉरेन ईविल रेस के पावरफुल एक्सपर्ट की है। शुरू में मैंने अकेले ही उनकी पूरी ईविल क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उनके किंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे अपने बॉडी के अंदर सप्रेस कर दिया। मैं सोच रहा था कि अपनी स्ट्रेंथ और टाइम की हेल्प से उसे स्लोली असिमिलेट कर लूंगा, लेकिन इतने सालों बाद भी वो किंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उल्टा वो मेरी ही पावर को स्लोली इरोड कर रहा है, दूतियन होंग ने हेल्पलेस टोन में कहा। उसके चेस्ट पर धीरे धीरे ब्लड स्टेन्स दिखने लगे। उन ब्लड स्टेन्स पर रेड मार्क्स थे जहां से टेरिफाइंग ईविल एरा निकल रही थी, जो कीड़े की तरह हिल रही थी। कितनी ईविल पावर है? शाओयान ने ब्लड स्टेन देखा और उसके फेस पर सीरियसनेस आ गई। उसके हाथ से खाकी येलो फ्लेम निकलने लगी। आग का कलर खाकी येलो है, बिल्कुल पत्थर जैसी हैवी। ये सच में होली फ्लेम फायर हार्ट त्यान्यान है, दूतियन होंग ने एक्साइटमेंट से कहा। बज़। जैसे ही शाओयान की फ्लेम अपीयर हुई, पूरा स्पेस क्वाइट हो गया। दूतियन होंग के ब्लड स्टेन्स भी अनईजी लगने लगे। इसका नाम शिएमो है। ये फॉरेन ईविल रेस के बर्निंग सोल क्लैन का किंग है।
अपने पीक पर इसकी स्ट्रेंथ एक ह्यूमन 4 स्टार डू जियान परफेक्शन के बराबर थी। चाहे पर्सनल स्ट्रेंथ हो या उसकी क्लैन की स्ट्रेंथ, दोनों फॉरेन ईवल रेस में मिड लेवल तक रैंक करते हैं। डू तियानहोंग ने पेन इंड्योर करते हुए एक्सप्लेन किया। अभी इसकी स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट 5 स्टार फाइटिंग इन्फैन तक ब्रेक करने वाली है। मुझे कुछ मेडिसिनल पिल्स प्रिपेयर करनी होंगी और होली फ्लेम के साथ कोऑपरेट करके ही मैं उसे एक्सपेल कर सकता हूँ। शाओयान ने सर हिलाकर कहा, ठीक है लिटिल गाय, मैं थंडर वैली ट्रेजर बैगवान में तुम्हारा वेट करूंगा। डू तियानहोंग ने आर्मर पहनकर मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, मैं नंबर 1 पोजीशन भी नहीं छोड़ूंगा। शाओयान भी हंस पड़ा। एक और बात, रिसेंटली थंडर वैली में काफ़ी टर्मोइल चल रहा है। मैं चाहता हूं कि शाओयान मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है और पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आखिर में जब दोनों फिगर्स गायब हो गए, स्पेस में सिर्फ डू तियानहोंग की हेल्पलेसनेस रह गई। लगता है डू किफाई का लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आखिर में डू तियानहोंग की हेल्पलेस आवाज़ सुनकर शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। छोड़ो, पहले अच्छा सा रेस्ट करते हैं। परसों टॉप 3 की बैटल है। जूमी की टेंशन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मू गे। शाओयान ने धीरे से सर हिलाया, फिर और कुछ नहीं सोचा और आराम से रेस्ट करने लगा। टाइम जल्दी बीत गया और पल भर में फाइनल्स का दिन आ गया। वेलकम टू द डेजोलेट अरीना। आज फाइनल्स का पहला स्टेज है। चैंपियन कौन बनेगा, चलिए देखते हैं। डू तियानफंग की आवाज़ जैसे ही खत्म हुई, पूरे अरीना का एटमॉस्फेयर सडनली क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। 3 कंटेस्टेंट्स प्लीज स्टेज पर आएं। मू गे, शाओयान और जूमी। डू तियानफंग की आवाज़ थंडर की तरह अरीना में गूंज उठी। मू गे, मू गे। डेफिनिंग चीयर्स अचानक और तेज हो गए। सच में काफी लाइवली है। मू गे ने आसपास खड़े स्ट्रॉन्ग स्पेक्टेटर्स को देखा और उसके होठों पर हल्का सा स्माइल आया। नेक्स्ट है सेमीफाइनल्स। आप तीनों लॉट्स ड्रॉ करें। डू तियानफंग ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन शाओयान को स्माइल में कुछ और ही मीनिंग महसूस हुआ। सेमीफाइनल्स, मू गे वर्सेस जूमी। शाओयान को बाय मिलेगा। कुछ देर बाद डू तियानफंग ने अनाउंसमेंट की। ये सुनकर शाओयान थोड़ा हेल्पलेस मुस्कुरा दिया। ऑब्वियसली इस बार का लॉटरी रिजल्ट डू तियानफंग ने सीक्रेटली मैनिपुलेट किया था, लेकिन कोई बात नहीं। शाओयान को जूमी या मू गे दोनों से लड़ने का कॉन्फिडेंस था, लेकिन मू गे की स्ट्रेंथ देखने के लिए ये चांस भी अच्छा था। नेक्स्ट मैच, मू गे वर्सेस जूमी। डू तियानफंग ने सीरियस आवाज में कहा। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, अरीना में बैठे काउंटलेस लोगों की नजर तुरंत दोनों पर टिक गई। है, मेरा पुराना राइवल। जूमी हंस पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा फियर भी था। आखिर वो कभी मू गे को हरा नहीं पाया था। मू गे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। जूमी की स्ट्रेंथ भी परफेक्ट 2 स्टार फाइटिंग एम्परर थी, लेकिन सालों की राइवलरी में वो समझ चुका था कि जूमी उसका ओपोनेंट नहीं है। बूम! कुछ देर बाद दोनों सीधा कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में घुस गए और बैटल शुरू हो गई। ये चैंपियनशिप के बिगेस्ट कंटेंडर्स में से मैच है। शाओयान के अलावा सबसे एक्साइटिंग मैच यही है। कौन हारेगा पता नहीं, ऑडियंस डिस्कस करने लगे। जूमी और मू गे पुराने राइवल्स हैं। जूमी टैलेंटेड है, लेकिन हमेशा मू गे के नीचे रहा है। लगता है रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है। लोग बात करते रहे। जूमी, सरेंडर कर दो। आज भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। मू गे आसमान में खड़ा था और उसके बॉडी से इनविजिबल पावरफुल वेव्स निकल रही थीं। पेट्रियार्क, डीर कौन मारेगा अभी डिसाइड नहीं हुआ। क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी मुझे हरा दोगे? जूमी जोर से हंसा। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें फेलियर का टेस्ट चखाता हूं, मू गे ने ठंडी आवाज में कहा। उसके बॉडी के आसपास ब्लू आइस सिल्क जैसे एनर्जी सर्कल्स फूल की तरह खिलने लगे। शू यॉन गुइजिन। जूमी ने पहले अटैक किया। उसके बॉडी से एक अज्योर ब्लू डोची बीम निकली और सीधा मू गे की तरफ अटैक कर दिया। आइस स्कल्पचर स्नो रीजन। मू गे का फेस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उसने हल्का सा बोलते ही अपने पैरों के नीचे से कोल्ड ब्लू फाइटिंग की रिलीज कर दी। बैंग बैंग बैंग। जूमी का पावरफुल अटैक जैसे ही मू गे के ब्लू फाइटिंग की से टकराया, तुरंत मेल्ट हो गया। इस आदमी की आइस एट्रीब्यूट डोची दिन ब दिन ज्यादा टेरिफाइंग हो रही है, जूमी ने भवे से कोड़ी। उसकी एलिमेंट वाटर थी और आइस वाटर का अपग्रेडेड फॉर्म था, इसलिए वो नेचुरली सप्रेस हो रहा था। मेरा अटैक लो, आइस थॉर्न स्वॉर्ड। मू गे ने हल्का सा स्नॉट किया और उसके आसपास की ब्लू आइस एनर्जी तुरंत एक जैंग साइज एनर्जी डैगर में कंडेंस हो गई। अगले ही पल मू गे की फिगर मूव हुई और एनर्जी डैगर रोर करते हुए जूमी की तरफ दौड़ी। ये अटैक इतना पावरफुल था कि नॉर्मल 2 स्टार फाइटिंग एम्परर के लिए हैंडल करना मुश्किल था। आओ, वॉटरफॉल स्काई कर्टन।
जूमी ने तुरंत अपनी पावर रिलीज की। उसके बॉडी से वाटर वर्लपूल्स निकले और उसके सामने 100 मीटर वाइड डिफेंसिव वाटर बैरियर बन गया। दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेवल पर है, लेकिन पावर गैप काफी ऑब्वियस है। मैच अभी शुरू हुआ है और जूमी ऑलरेडी डिफेंसिव मूव यूज कर रहा है। लगता है रिजल्ट जल्दी डिसाइड हो जाएगा। शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। उसकी पावरफुल सोल परसेप्शन ने कुछ सटल चीजें नोटिस कर ली थीं। बैंग बैंग बैंग, आइस एनर्जी डैगर वाटरफॉल स्काई कर्टन से टकराया और पूरा माउंटेन रेंज स्ट्रेंज एनर्जी फ्लक्चुएशन से भर गया। साला, इस आदमी की स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। जूमी मुश्किल से अटैक रेजिस्ट कर रहा था और काउंटर प्लान सोच रहा था। अभी के जूमी के लिए मूगा के अटैक को रोकना ही मुश्किल था। उसे हराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आइस मून, 3 कट्स। मूगा ने बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई। ब्लू डूची कंटिन्यूसली एनर्जी डैगर में इंजेक्ट हो रही थी और उसके आसपास एक ब्राइट मून शेप एनर्जी फॉर्म हो गई। क्रैश। वाटरफॉल स्काई कर्टन का डिफेंस काफी स्ट्रांग था, लेकिन मूगा के कंटिन्यूस अटैक से वो टूटने लगा। जूमी, सब खत्म हो गया। मूगा ने हल्का सा स्माइल किया। अगले ही पल उसने अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड से एक टेरिफाइंग स्लैश जूमी पर चला दिया। अगर ये अटैक डायरेक्टली लग जाता तो जूमी को सीरियस इंजरी होती। मैं हार गया। जूमी का फेस बिल्कुल पेल हो गया और उसने हेल्पलेस टोन में कहा, गुलू गुलू। जूमी के सरेंडर करते ही मूगा रुक गया और उसने अरीना के बाहर खड़े शाओयान को घूर कर देखा। सेमीफाइनल्स विनर मूगा। नेक्स्ट फाइनल्स मैच शाओयान वर्सेस मूगा। डू तियानफंग ने जूमी को उठाया और अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट होते ही अरीना में बैठे काउंटलेस लोगों की नज़र शाओयान और मूगा पर टिक गई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूमी इतनी आसानी से हार जाएगा। ब्रदर मूगा, कृपया मुझे एनलाइटन करें, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा और सीधा कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में उतर गया। असली पीक बैटल अब शुरू होने वाली थी। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1326, Muge vs. Shaoyan. Brother Muge, please enlighten me. ये साफ आवाज जैसे संस्कृत के जाप की तरह थी, जो पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में फैल गई। इस आवाज में जैसे कोई अजीब सी मैजिक पावर थी। न सिर्फ पूरे माउंटेन रेंज की हेवन और अर्थ एनर्जी को सप्रेस कर दिया, बल्कि एरिना के बाहर जो पहले शोर था वो भी एक पल में बिल्कुल साइलेंट हो गया। जैसे ही शाओयान ने बोला, एरिना के बाहर से सबकी नज़र कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में खड़े दोनों लोगों पर टिक गई। 2 स्टार डो सियान अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ के साथ मुझे मानना पड़ेगा तुम पहले ओपोनेंट हो जिसे मैं सच में एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, शायद 2 स्टार डो सियान मिडिल स्टेज कहना ज्यादा सही होगा। काउंटलेस लोगों की नज़रों के बीच मूगे ने धीरे से अपना सर उठाया और अपने सामने खड़ी पतली सी फिगर को देखा। ये शाओयान था जिसके अंदर एक्सट्रीमली टिरानिकल पावर थी। उसकी इनडिफरेंट आंखों में एक फायरी एक्साइटमेंट चमक उठी। मैं भी फील कर सकता हूं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। कम से कम अभी तक तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की है। लेकिन चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, ये नंबर 1 पोजीशन मुझे चाहिए। मूगे की आवाज सुनकर शाओयान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक बहुत डेंजरस ऑरा था। मुझे भी महसूस हो रहा है कि तुमने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की, लेकिन मेरी पूरी पावर सिर्फ उन अपोनेंट्स के खिलाफ यूज होती है जो फाइट के लायक होते हैं। अगर मेरी फुल पावर देखनी है तो मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दिखाओ जो मेरे सामने खड़े होने लायक हो, उसने भारी आवाज में कहा। चलो, मुझे एक्सपीरियंस करने दो लाई चेंग के नंबर 1 पावर हाउस की स्ट्रेंथ क्या होती है। शाओयान ने मूगे की तरफ देखते हुए कहा। बुम बुम बुम। शाओयान की आवाज गिरते ही दोनों के बॉडी से एनर्जी फट पड़ी। मूगे के बॉडी से ब्लू आइस एट्रीब्यूट ऑरा और शाओयान के बॉडी से फायरी रेड फायर एट्रीब्यूट ऑरा किरप्ट हो गई। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि एक वीक 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकती थी। शबू शबू। छोटी सी टकराहट के बाद दोनों फिगर्स पीछे हट गए। अगले ही पल शाओयान के हाथ में इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर डैजलिंग फ्लेम्स के साथ चमक उठा। उसके साथ ही उसकी फिगर एक लाइट और शैडो बनकर आगे बढ़ गई। ये लाइट जैसे वायलेंट थंडर की तरह थी जो पल भर में मूगे के पास पहुंच गई। एंशिएंट रूलर पर ब्लेजिंग फ्लेम्स जल रही थीं और उसने आसमान में एक ब्यूटीफुल आग बनाते हुए मूगे पर अटैक कर दिया। जैसे ही शाओयान का अटैक मूगे के पास आया, मूगे ने ठंडी आवाज में स्नॉट किया और तुरंत एक्शन लिया। इतने टिरानिकल अटैक का सामना करते हुए मूगे के बॉडी से आइस एट्रीब्यूट डोची फट पड़ी और उसके हाथ के एनर्जी डैगर को रैप कर लिया। चोक चोक। उसके हाथ की डैगर एक पल में उठी और शाओयान के एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से टकरा गई। क्रैश।
आइस एनर्जी डैगर जैसे ही शाओयान के फ्लेम कवर्ड रूलर से टकराई, दोनों एक स्टेलमेट में आ गए। ट्रिपल आइस पावर। मूगे ने हल्का सा हम किया। उसके बॉडी की आइस एट्रीब्यूट डोची एनर्जी डैगर पर कंडेंस हो गई और उसने अपने हाथ से जोर लगाया। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। एनर्जी डैगर से आने वाली फोर्स महसूस करते ही शाओयान भी शॉक हो गया और तुरंत एक टेरिफाइंग पावर रिलीज कर दी। क्रैश। दोनों टेरिफाइंग फोर्सेस टकराते ही आसमान में फ्लेम्स और आइस का पेनफुल कोलिजन दिखने लगा। अगले ही पल दोनों फिगर्स पावरफुल शॉक से पीछे उड़ गए। फ्लेम स्लैश। फोर्स से पीछे हटते ही शाओयान ने मुश्किल से अपनी बॉडी स्टेबलाइज की। फिर उसके बॉडी की फाइटिंग ची तुरंत उसके हाथ में इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर पर गैदर हो गई और बिना किसी डिले के उसने मूगे की पोजीशन पर एक हैवी स्लैश चला दिया। शबू शबू। हंड्रेड्स ऑफ फीट बड़ा एनर्जी रूलर शाओयान के वेपन से निकला, स्पेस को टीयर करता हुआ सीधा मूगे की तरफ बढ़ गया। डैम, इस आदमी का बैटल टाइमिंग सेंस बहुत टेरिफाइंग है, मूगे ने धीरे से कहा। फिर उसने तुरंत अपनी ऑरा बढ़ाई और 3 ब्लू एनर्जी बॉल्स रिलीज किए जो मुश्किल से शाओयान के अटैक को ब्लॉक कर पाए। ये आदमी सच में ट्रिकी है और लगता है अभी भी कुछ छुपा रहा है, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। जब शाओयान पीछे हटा था तब काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूगे इतना केयरफुल होगा। शाओयान ने अपने हाथ घुमाए और स्नीयर किया। उसके बॉडी से डैजलिंग फाइटिंग ची फट पड़ी और उस फाइटिंग ची के सरफेस पर फ्लेम्स जल रही थी। पूरा स्पेस अनईजी फ्लक्चुएशन से भर गया। आखिर में हाई टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि शाओयान के पैरों के नीचे का स्पेस भी बॉयल होने लगा। इस आदमी की फ्लेम्स दूसरों की फ्लेम्स से अलग क्यों है? आइस एट्रीब्यूट यूजर होने के नाते मूगे फायर एट्रीब्यूट के लिए बहुत सेंसिटिव था। शाओयान की पावरफुल फ्लेम्स देखकर उसके दिल में डाउट पैदा हो गया। आइस एलर्जी। क्या ये आइस एलर्जी है? ये मूगे का फेमस फाइटिंग स्किल है। ये होली ऑर्डर लेवल का स्किल है। एरिना के बाहर के एक्सपर्ट्स एक्साइटेड हो गए। क्रैश। अज्योर ब्लू फाइटिंग ची मूगे के बॉडी को सेंटर बनाकर हर तरफ फैलने लगी। फिर वो अज्योर ब्लू फाइटिंग ची अज्योर ब्लू आइस फ्लावर्स में कंडेंस हो गई। ये आइस फ्लावर्स नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन शाओयान को इनसे डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। शायद इस आदमी का आइस एट्रीब्यूट नॉर्मल फाइटिंग ची नहीं है। अपनी फाइटिंग ची से कवर्ड होने के बावजूद शाओयान को सिवियर कोल्ड ऑरा महसूस हुआ। आइस एलर्जी, आइस फ्लावर सोल। शाओयान को डिस्ट्रॉय करो। मूगे का बॉडी जैसे बॉटमलेस पिट बन गया था। उसके बॉडी से पाम साइज्ड आइस फ्लावर्स कंटिन्यूसली निकल रहे थे और पूरा स्काई उनसे भर गया। पूरे आसमान में फ्रीजिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर फैल गया। इस सिचुएशन को देखकर शाओयान ने अपने हाथ टाइट कर लिए। उसके बॉडी की डैजलिंग फ्लेम्स तुरंत उसके हाथ पर कंडेंस हो गईं। फिर उसने अपनी आर्म स्विंग की। एक फायरी रेड एंग्री लायन जैसे बर्निंग फ्लेम्स के साथ रोर करता हुआ निकला और बिना डरे मूगे के टेरिफाइंग आइस एलर्जी से टकरा गया। बम बम बम। टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस हर तरफ फैल गईं। शाओयान का फायरी एंग्री लायन और काउंटलेस ब्लू आइस फ्लावर्स जैसे ही टकराए, उनकी पावर ने पूरे एथलेटिक्स माउंटेन रेंज को हिला दिया। ग्राउंड पर सेवरल 100 मीटर्स का ह्यूज पिट बन गया। उस पिट के अंदर फ्लेम्स और कोल्ड एरा दोनों फिल हो गए। कैसे पॉसिबल है? नॉर्मल फ्लेम फाइटिंग ची मेरी आइस एट्रीब्यूट फाइटिंग ची से इक्वल कैसे हो सकती है? इस आदमी की फ्लेम ची बहुत स्ट्रेंज है। मूगे शॉक हो गया। उसने देखा कि जो आइस फ्लावर्स पहले अपर हैंड में थे वो अब विजिबली विदर होने लगे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो फायरी रेड फ्लेम्स हर बार राइज होने पर उसके आइस एलर्जी आइस फ्लावर्स को वीकन कर रही हैं। वो फ्लेम्स बहुत डोमिनेटिंग थी। अब पता चला बहुत लेट हो चुका है। ब्रेक हो जाओ। शाओयान की टेरिफाइंग शाउट गूंज उठी। अगले ही पल एंग्ली लायन जो आइस फ्लावर्स से रोका हुआ था सडनली एक एक्सट्रीमली हॉट ऑरा रिलीज कर गया। अगली ही सेकंड उसने सारे आइस फ्लावर्स को एंगल्फ कर लिया और रोर करता हुआ मूगे की तरफ चार्ज कर गया। मूगे शॉक हो गया। उसके बॉडी की आइस एट्रीब्यूट डोची भी बिना रिजर्व के बाहर निकल आई। उस पावरफुल डोची में एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी मिक्स थी। अब जाकर मूगे को समझ आया कि उसने शाओयान को अभी तक अंडर एस्टिमेट किया था। Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 1327 Half Step 3 Star Madrigal। बैंग बैंग बैंग, एक शॉकिंग एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे दोनों तरफ से उभरने लगा और पूरा स्पेस अचानक हिलने लगा। मूगे का टिरानिकल आइस एट्रीब्यूट अटैक सीधा शाओयान के एंग्री लायन फ्लेम से जलकर खत्म हो गया। ये देखकर मूगे शॉक हो गया और जल्दी से पीछे हटने लगा, लेकिन शाओयान नेचुरली उसे ये मौका देने वाला नहीं था। वो जंप करके सीधा फ्लेमिंग एंग्री लायन की पीठ पर खड़ा हो गया और फिर स्लिंग शॉट की तरह मूगे की रितसी डायरेक्शन में शूट हो गया।
बैंग बैंग बैंग। शाओयान के टिरानिकल अटैक से मूगे के चेस्ट पर तुरंत स्कॉचिंग फ्लेम्स जल उठीं। वाह, अरीना के बाहर खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इस सीन देखकर एकदम साइलेंट हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एक एपरेंटली अननोन 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मिड स्टेज कल्टिवेटर शाओयान मूगे जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को इतना प्रेस कर देगा। इसके लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि बैटल टाइमिंग का परफेक्ट कंट्रोल भी चाहिए होता है, और क्लियरली शाओयान उतना सिंपल नहीं था जितना वो दिखता था। अच्छा है शाओयान, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मूगे शाओयान के अटैक से हिट होकर थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसका फेस डार्क हो गया और उसकी आंखों में रिजेंटमेंट भर गया। उसने धीरे से शाओयान को देखते हुए बोला, क्योंकि सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं, खुद मूगे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान उसे ऐसे प्रेशर करेगा। मूगे को पता था कि बैटल टाइमिंग जैसी चीज सिर्फ तब डेवलप होती है जब कोई इंसान लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस का सामना करता है। इस बार मूगे क्लियरली शाओयान से इरिटेट हो चुका था। उसके बॉडी से अज्योर ब्लू बैटल की फिर से निकली। उसने चेस्ट पर जल रही फ्लेम्स को बुझा दिया और लिप्स के कॉर्नर पर आई ब्लड को वाइप कर दिया। उसकी नज़र सीधा शाओयान पर टिक गई। इस वक्त मूगे की ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा टिरानिकल हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मूगे ने कहा। अब उसके जेस्चर्स में पहले जैसा केयरलेस एटीट्यूड नहीं था, बल्कि एक टेरिफाइंग प्रेशर था। उसके बॉडी को सेंटर बनाकर अज्योर ब्लू बैटल की पूरे स्काई में स्प्रेड होने लगी, और मूगे के एक्शंस के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अभी तक मूगे केयरलेस नहीं था। शाओयान का सामना करते वक्त उसने ऑलरेडी काफ़ी कॉशन ली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शाओयान की फायर एट्रीब्यूट एनर्जी नॉर्मल फायर कल्टिवेटर्स से काफ़ी ज़्यादा टिरानिकल थी। इसी वजह से मूगे ने अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन अब जब उसे शाओयान की डिटेल्स पता चल गई थीं तो वो दोबारा गलती नहीं करेगा। आइस, मूगे के मुंह से एक ठंडी आवाज़ निकली। तुरंत पूरे स्पेस का टेम्परेचर शार्पली गिर गया। स्पेस में क्लियरली विजिबल आइस थ्रेड्स कंडेंस होने लगे। ये आदमी, इसकी डो की फ्लक्चुएशन बहुत टिरानिकल है। ये फ्लक्चुएशन 2 स्टार डोजियान कॉन्ज्यूमेशन जैसा नहीं लग रहा। नहीं, इसे अटैक कंप्लीट करने का चांस नहीं देना चाहिए, शाओयान ने सीरियस टोन में कहा। अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से शाओयान कुछ और भी फील कर रहा था। बोलते ही शाओयान की बॉडी फ्लैश हुई और उसका फायरी रेड डो की आसमान की तरफ शूट हो गया। क्या तुम्हें फियर फील हो रहा है? तुम स्ट्रांग हो, लेकिन हम दोनों की स्ट्रेंथ का गैप ऑब्वियस है, मूगे स्नियर करते हुए बोला। फिर उसने अपना पाम उठाया और शाओयान की डायरेक्शन में हल्का सा वेव किया। स्पेस में डैजलिंग आइस स्ट्रैंड्स उभरने लगे, जैसे हजारों साल पुरानी आइस हो, और वो टेरिफाइंग कोल्ड के साथ शाओयान पर अटैक करने लगे। हाँ, शाओयान बहुत फास्ट था। उसने अपना हेड उठाया, उसकी डार्क आइज में एजिलिटी चमकी। फिर उसने डीप ब्रेथ ली और डैजलिंग फ्लेम एनर्जी अपने हाथों पर कंडेंस करके उन बोन चिलिंग आइस स्ट्रैंड्स की तरफ शूट कर दी। बैंग बैंग बैंग। फायरी रेड फ्लेम डो की शाओयान के बॉडी से टाइड की तरह बर्स्ट होने लगा। दूर से देखने पर यह सीन ऐसा लग रहा था जैसे फायरी रेड और अज्योर ब्लू का मैसिव ओशन क्लैश हो रहा हो। बूम! दोनों की फाइटिंग की एक पल में एक्सप्लोड हो गई। एक स्ट्रेंज एनर्जी स्ट्रीम हर तरफ स्प्रेड होने लगी, जिसमें एक्सट्रीम हीट और बोन चिलिंग कोल्ड दोनों थे। ये क्या हो रहा है? इस आदमी की पावर! शाओयान ने अटैक ब्लॉक करने के बाद मूगे को देखा और उसकी प्यूपल सडनली श्रिंक हो गईं। इस वक्त मूगे पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी ऑरा ऐसी थी जैसे शाओयान किसी ह्यूज एनिमी का सामना कर रहा हो। अब मूगे जो हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान था, शाओयान पर ऑब्वियस एडवांटेज रखता था। मैंने कहा था, मैं अपनी ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ उन लोगों को दिखाता हूं जो इस लायक होते हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान लेवल ब्रेक किया है। मैंने सोचा था ये ट्रम्प कार्ड मैं सिर्फ 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में यूज करूंगा, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मुझे यहां तक फोर्स करोगे, मूगे ने इनडिफरेंट टोन में कहा। अब क्लियरली मूगे जो हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान था, शाओयान पर ऑब्वियस एडवांटेज रखता था। वाह, ये तो हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान तक पहुंच गया। वो सच में रंधर सिटी का नंबर 1 पावर हाउस है। बाहर के एक्सपर्ट्स खुशी से बोलने लगे। ये आदमी ऑलरेडी 3 स्टार डोजियान लेवल को टच कर चुका है। जूमी, तुम गलत तरह से हारे हो। मूगे सच में एक ल्यूनैटिक है। मुझे उम्मीद है शाओयान इसे थोड़ा टफ फाइट देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। जूमी ने हेल्पलेसली सर हिला दिया। हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान, शाओयान तुम्हें होल्ड ऑन करना होगा। साइड में खड़ी तीनों लड़कियों के हाथ्स में भी वरी आ गई। मैं सिर्फ हाफ स्टेप 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल हूं, लेकिन तुम्हें डिफीट करना मेरे लिए एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। अगर तुम मुझे सब मेथड्स यूज करने पर मजबूर कर दो तो तुम इस कंपटीशन के सेकंड प्लेस के लायक हो, मूगे कॉन्फिडेंटली बोला, जैसे वो ऑलरेडी विनर हो। ज्यादा शहीक मत हो, सिर्फ हाफ स्टेप 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल होकर नंबर 1 क्लेम करने लगे। ये पोजीशन तुम्हारे हवाले करने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं मानता। शाओयान धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम फ्लक्चुएशंस चमक रही थी। शाओयान जानता था कि बिना बैटल स्पिरिट और होली फ्लेम यूज किए हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियान को डिफीट करना मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था।
बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पावर, सोल पावर और फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स, तीनों ब्लेसिंग्स के साथ विक्ट्री अब इसी मोमेंट पर डिसाइड होगी। शाओ यान ने दिल में डिसीजन ले लिया। उसने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसकी नी गोंग वानशेन बॉडी के मूविंग कोर इंस्क्रिप्शंस एक्टिवेट होने लगे, बॉडी के स्पिरिचुअल पैलेस की सोल पावर भी मोबिलाइज हो गई और डो की सी का बैटल कोर हाई स्पीड पर रोटेट करने लगा, जिससे टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूसली निकलने लगे। क्या तुम लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए रेडी हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूं। आइस इज कमिंग। मूगे ने और कुछ नहीं बोला। पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में डैजलिंग आइस एट्रीब्यूट एनर्जी फैल गई। एक अर्थ शैटरिंग अल्टीमेट अटैक धीरे धीरे कंडेंस होने लगा और इसी मोमेंट पर यह फाइनल्स बैटल फाइनली व्हाइट हॉट स्टेज में एंटर हो गई। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1328, Champion. बूम! पूरा कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज मूगे और शाओयान की पावर के नीचे जोर से कांप उठा। जो हेवन और अर्थ एनर्जी पहले शांत थी, वो अचानक वायलेंटली हिलने लगी। पूरा माउंटेन रेंज जैसे एक ह्यूज स्टीमर बन गया हो और शाओयान और मूगे से निकलने वाली टेरिफाइंग पावर ही उस स्टीमर का स्मोक बन चुकी थी। दो अलग औराज आसमान में चमक रही थी, एक रेड और एक ब्लू, जैसे दो ब्लीजिंग सन्स कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के ऊपर लटक रहे हों। पूरी माउंटेन रेंज की हेवन अर्थ एनर्जी वायलेंटली स्टिर हो रही थी। ये स्ट्रेंज सीन देखकर बाहर खड़े एक्सपर्ट्स भी शॉक हो गए। ये दोनों सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डुआन तियानफेंग ने हेल्पलेस टोन में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो फुल अलर्ट हो गया था। चाहे शाओयान हो या मूगे, दोनों ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप जीनियसेस थे। किसी भी हालत में उन्हें फेटल इंजरी नहीं होने दी जा सकती थी। इस वक्त पूरा अरीना बिल्कुल साइलेंट हो गया था, क्योंकि सबको पता था कि ये नेक्स्ट अटैक चैंपियन डिसाइड करेगा। ये आदमी काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर रहा है। इसकी फ्लक्चुएशन देखकर मुझे भी अनईजी फील हो रहा है, फंग यू ने ब्लू ऑरा में छुपे मूगे को देखकर कहा। अब शाओयान चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, डिफीट चेंज नहीं कर सकता। जरूरी नहीं, लियू किंग ने कामली कहा। शाओयान सनमू गुइतोंग से बचकर निकला था, उसके पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड है। तो फिर देखते हैं। सब लोग कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज को घूर कर देखने लगे। माउंटेन रेंज के अंदर से डेफनिंग साउंड्स आने लगे, फॉरेस्ट कोलैप्स होने लगा, रॉक्स इंस्टेंटली शैटर होने लगे और स्मूथ ग्राउंड पर डजन्स मीटर्स वाइड एबिस क्रैक्स अपीयर होने लगे। पर्गेट्री, अरे बाहर आओ! शाओयान की लो वॉइस सुनाई दी। इंस्टेंटली शैटर्ड स्पेस के अंदर ब्लेजिंग फ्लेम्स फट पड़ी और शाओयान और मूगे दोनों को एक ह्यूज फ्लेम फॉर्मेशन ने कवर कर लिया। क्या ये फ्लक्चुएशन? तुम बैटल फॉर्मेशन मास्टर हो? मूगे शॉक में चिल्लाया। उसे पता था कि फॉर्मेशन स्क्रोल और बैटल फॉर्मेशन मास्टर की फॉर्मेशन में ह्यूज डिफरेंस होता है। बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स के पास कोर इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जितने ज्यादा इंस्क्रिप्शंस उतनी पावरफुल फॉर्मेशन। बूम! दोनों एक रेड फॉर्मेशन के अंदर बंद हो गए। फॉर्मेशन से एक 100 फीट फायरी रेड ड्रैगन कंडेंस हुआ और शाओयान के आसपास घूमने लगा। इसकी फ्लक्चुएशन देखकर मूगे को भी सीरियस होना पड़ा। तो तुमने पहले जो फॉर्मेशन यूज की थी वो फुल पावर नहीं थी। ये तुम्हारी फॉर्मेशन मास्टर की असली स्ट्रेंथ है, 29,000 इंस्क्रिप्शंस। ये स्ट्रेंथ 2 स्टार डोसियन पीक को बाइंड कर सकती है। लेकिन तुम भूल गए, मैं हाफ स्टेप 3 स्टार डोसियन हूं। हा। मूगे की वाइड लाफ्टर स्पेस में गूंज उठी। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। शाओयान ने क्रेजी स्माइल के साथ मूगे को देखा। सिर्फ फॉर्मेशन से मूगे को डिफीट करना इनफ नहीं था। जब तुमने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो मैं भी एक रिटर्न गिफ्ट देता हूं। रेमनेंट आइस ड्रैगन शैडो। मूगे गरजा। फॉर्मेशन के अंदर फायर एनर्जी भी सडनली ट्रेम्बल होने लगी और टेम्परेचर शार्पली ड्रॉप हो गया। एक लाइफ लाइक ब्लू आइस ड्रैगन मूगे के पास अपीयर हुआ। उस ड्रैगन से डोमिनेटिंग ऑरा निकल रही थी और उसकी डिवेस्टेटिंग ऑरा सीधा शाओयान पर लॉक हो गई। ये होली ऑर्डर टॉप फाइटिंग स्किल है। थंडर सिटी का नंबर 1 टाइटल वैसे ही नहीं मिला है। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक्साइटमेंट थी। शाओयान, एक लास्ट सवाल, क्या तुम सरेंडर करते हो? मूगे ने एरोगेंट टोन में पूछा। अगर तुम मेरा ये अटैक सर्वाइव कर गए तो फर्स्ट प्लेस तुम्हारा। शाओयान ने कोल्ड स्नॉट किया और अपनी बॉडी की एनर्जी मोबिलाइज कर ली। फाइनल ड्यूल शुरू होने वाला था। अगर ऐसा है तो ये फाइट यहीं खत्म हो जाएगी। मूगे ने पिटी के साथ सिर हिलाया। रेमनेंट आइस ड्रैगन शैडो डिस्ट्रॉय। उसकी फ्यूरियस रोर के साथ 100 मीटर्स ब्लू आइस ड्रैगन स्पेस को हिलाते हुए शाओयान की तरफ चार्ज कर गया। उसका मूवमेंट इतना टेरिफाइंग था कि उसके आगे का स्पेस भी फट रहा था।
क्या टेलीफाइंग क्वेश्चन है। पर्गेटरी अरे, बाइंड हो जाओ, शाओयान चिल्लाया। फॉर्मेशन के अंदर काउंटलेस फ्लेमिंग ड्रैगन्स कंडेंस हो गए और ब्लू आइस ड्रैगन पर अटैक करने लगे। साथ ही शाओयान की फिंगर टिप्स पर एक टेरिफाइंग एनर्जी कंडेंस होने लगी। बैंग बैंग बैंग, फ्लेमिंग ड्रैगन्स आइस ड्रैगन से टकराते ही इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गए। आइस ड्रैगन अनस्टॉपेबल लग रहा था। अगर इसे डिफीट करना है तो 31,000 कोर इंस्क्रिप्शंस चाहिए। सिर्फ फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। यू मिंग त्यान ट्रांस, शाओयान के सोल रेल्म से टाइडल वेव की तरह सोल पावर निकली और फॉर्मेशन में स्ट्रेंज साउंड वेव्स बन गईं। तुम इस बार हार जाओगे, मूगे चिल्लाया। उसने शाओयान के सोल अटैक को इग्नोर किया और अपनी सारी डो की आइस ड्रैगन में डाल दी। आइस ड्रैगन ने सोल अटैक तोड़ दिया और सीधा शाओयान पर चार्ज कर गया। अगर ये अटैक लग जाता तो शाओयान सीरियसली इंजर्ड हो जाता, शायद मर भी जाता। द स्काई कॉल्स द स्काई एंड द अर्थ, शाओयान ने एक फिंगर स्ट्राइक की। माउंटेन्स और रिवर्स जैसे हिल गए। अटैक ने आइस ड्रैगन को थोड़ा स्लो किया। 2 फिंगर्स ब्रेक द स्काई, एक डैजलिंग सिल्वर बीम आइस ड्रैगन पर शूट हुई। बैंग बैंग बैंग, दोनों अटैक्स क्लैश हुए। कुछ पल तक इक्वल लगे, लेकिन फिर आइस ड्रैगन ने बीम तोड़ दी। 3rd फिंगर, ब्रेकिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स, शाओयान ने अपनी बची हुई सारी डो की एक फाइनल फिंगर में डाल दी और अटैक लॉन्च कर दिया। इसी मोमेंट पूरी फॉर्मेशन में क्रैकिंग साउंड्स आने लगे, जैसे टूटा हुआ मिरर। मूगे, सब खत्म हो गया, ब्रेक हो जाओ। शाओयान की ब्रेथ वीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें एक्सट्रीमली कोल्ड थीं। उसके पीछे स्काई में क्रैक्स अपीयर हुए और एक जायंट गोल्डन फिंगर क्लाउड्स को तोड़ते हुए आइस ड्रैगन पर क्रैश हुई। मूगे का एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हो गया। ये अटैक उसके अटैक के सेम लेवल का था। बूम, गोल्डन जायंट फिंगर आइस ड्रैगन से टकराई। आइस ड्रैगन कुछ सेकंड्स भी रेजिस्ट नहीं कर पाया और इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया। फिस्ट साइज्ड आइस पीसेस आसमान से गिरने लगे। शाओयान, तुम जीत गए, मूगे ने ब्लड स्पिट किया और वीक वॉइस में बोला, फिर ग्राउंड पर गिर पड़ा। लेकिन गोल्डन फिंगर अभी भी डिसअपियर नहीं हुई थी और मूगे की तरफ जा रही थी। रुको, 3rd मास्टर, शाओयान ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से डुआन तियानफेंग को शाउट किया। अगर अटैक मूगे को लगता तो वो मर सकता था। डुआन तियानफेंग इंस्टेंटली मूव हुआ और अटैक को इंटरसेप्ट कर दिया। उसे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि शाओयान का 3rd फिंगर अटैक इतना टेरिफाइंग होगा। ये ऑलरेडी सेंट स्टेज फाइटिंग स्किल के लेवल का था। सब खत्म हो गया, तुम चैंपियन हो, अब आराम करो, शाओयान ने धीरे से कहा। उसकी आईलिड्स हैवी हो गईं और एक्सट्रीम एग्जॉशन के साथ वो भी अनकॉन्शियस हो गया। अरीना के बाहर के लोग कुछ देर तक शॉक में खड़े रहे। दोनों फाइटर्स सीरियसली इंजर्ड और अनकॉन्शियस हो चुके थे। फिर किसी ने धीरे से कहा, शाओयान चैंपियन बन गया। Battle Through the Heavens, The God the Flame Emperor, Episode 1329, The Seed of Attributes, The Seed of Heaven. स्क्वीक स्क्वीक, धीरे धीरे हड्डियों के हिलने की आवाज़ बिस्तर से सुनाई देने लगी। फाइनल्स के बाद शाओयान 5 दिन तक कोमा में रहा, तब जाके उसे होश आया। इन कुछ दिनों में शाओयान बेहोश था, लेकिन यू रैन और लियू किंग बहुत बिजी थी। दोनों उसके पास से लगभग कहीं नहीं गई, इस डर से कि कहीं शाओयान की ठीक से देखभाल न हो। उनका ऐसा व्यवहार कई पावरफुल लोगों की जेलसी का कारण बना, लेकिन वो बस चुपचाप देखते रह गए, क्योंकि शाओयान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो प्रोवोक कर सकें। और जहां तक मूगे का सवाल है, वो पूरे 10 दिन तक कोमा में रहा। चैंपियन जीतने के बाद भी शाओयान को मूगे की स्ट्रेंथ का काफ़ी प्रेशर महसूस हो रहा था। आखिरकार वो हाफ स्टेप 3 स्टार डोसियान था और उसके फाइटिंग स्किल्स और आइस एट्रीब्यूट डोची भी काफ़ी पावरफुल थे। अगर शाओयान ने स्काई ब्रेकिंग फिंगर का 3rd फिंगर यूज न किया होता तो शायद ये चैंपियनशिप सच में उसे मिल जाती। लेकिन 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक यूज की जा सकती है। आखिरकार ये एक ऐसी टेक्निक है जो गॉड लेवल फाइटिंग स्किल्स के बराबर कंपेयर की जा सकती है, इसलिए सिंपल होली लेवल फाइटिंग स्किल्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस मूगे के बॉडी में जो आइस एट्रीब्यूट है वो नॉर्मल प्रैक्टिशनर से थोड़ा अलग लगता है। शाओयान बिस्तर पर बैठकर धीरे से बोला और अपने दिमाग में दोनों के बीच की बैटल को बार बार याद करने लगा। जब दोनों कंपेटिटिव माउंटेन रेंज में फाइट कर रहे थे, तब शाओयान ने महसूस किया था कि मूगे का आइस एट्रीब्यूट उसे हल्का सा सप्रेस कर रहा था। ये तो नेचुरल है, मूगे के बॉडी में शायद आइस सीड है, सोल ईटर लॉर्ड ने धीरे से कहा। आइस सीड? शाओयान ने हैरानी से पूछा। उसे इंट्यूशन से ही लग रहा था कि ये आइस सीड कोई सिंपल चीज नहीं है।
जो चीज़ आइस सीड कहलाती है वो हेवन और अर्थ का एक वंडर है जो इंसान के एट्रीब्यूट और फाइटिंग स्पिरिट को इनडायरेक्टली एनहांस करता है। दुनिया की हर चीज़ का अपना एक एट्रीब्यूट होता है और हर एट्रीब्यूट के अंदर कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग हेवनली सीड्स होते हैं। आइस सीड, थंडर सीड और भी बहुत से। ये हेवनली सीड्स एट्रीब्यूट्स के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं, लेकिन जनरली इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल हेवनली सीड्स और लार्ज हेवनली सीड्स। एक नॉर्मल इंसान का आइस एट्रीब्यूट फाइटिंग की अगर 1 माना जाए तो स्मॉल हेवनली सीड वाले का बेस स्ट्रेंथ 2 गुना हो जाता है और लार्ज हेवनली सीड वाले का 3 गुना। सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया। तो ये बात है, इसीलिए मूगे के आइस टाइप डोची ने मुझे इतना प्रेशर फील करवाया जब मैंने होली फ्लेम यूज़ नहीं किया था, और वो मेरी फ्लेम को भी सप्रेस कर सकता था। शाओयान को सब समझ आ गया। उसे लग रहा था कि मूगे के पास एक आइस एट्रीब्यूट हेवनली सीड ज़रूर है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो तो मूगे के बॉडी में एक स्मॉल हेवनली सीड होना चाहिए। सोल ईटर ने मुस्कुराया। मास्टर, क्या मेरी होली फ्लेम को लार्ज हेवनली सीड के बराबर माना जा सकता है? शाओयान ने एक्साइटमेंट से पूछा। होली फ्लेम तो लार्ज हेवनली सीड से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नॉर्मल लार्ज हेवनली सीड अपने एट्रीब्यूट की पावर को 3 गुना एनहांस करता है, लेकिन होली फ्लेम 5 गुना से भी ज़्यादा एनहांस कर सकती है। और ये मत भूलना कि कोई भी हेवनली सीड होली फ्लेम के बराबर नहीं हो सकता। होली फ्लेम फॉरेन ईविल रेस की नेचुरल नेमेसिस है और पूरी दुनिया में फेमस है। स्मॉल हेवनली सीड की पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे हेवनली सीड हो या होली फ्लेम, दोनों ही बहुत रेयर और प्रेशियस होते हैं, सोल ईटर ने डिस्डेन के साथ कहा। शाओयान के सर पर तुरंत ब्लैक लाइन्स आ गईं। मास्टर, वैसे मेरे पास होली फ्लेम है, क्या मुझे फायर एलिमेंट हेवनली सीड का ब्लेसिंग मिल सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मेरा फायर एलिमेंट और भी टेरिफाइंग हो जाएगा। शाओयान ने एक्साइटमेंट से पूछा। ये हेवनली सीड और होली फ्लेम का ब्लेसिंग एक साथ मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन अगर चांस मिले तो तुम ट्राई कर सकते हो, सोल ईटर ने जवाब दिया। तुम्हें फॉज स्वॉर्ड थंडर वैली के वैली मास्टर के अंदर जो ईविल पावर है उससे सावधान रहना होगा। आखिरकार उसके पास भी हेवनली सीड होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर हेवनली सीड होने के बाद भी वो एलियन ईविल रेस से करप्ट हो गया तो ये उनकी टिरनी को दिखाता है, सोल ईटर ने एंड में वॉर्न किया। जी चलो ऑक्शन हाउस चलते हैं और कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसकी बात से लगता है कि जब वो मुझे रिवॉर्ड देगा तब मुझे ट्रेजर पवेलियन ऑफ थंडर वैली में उसके बॉडी से ईविल पावर को एक्सरसाइज करना होगा। उस लेवल की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल पावर को लाइटली नहीं लिया जा सकता। शाओयान ने सर हिलाया, फिर सीधा दरवाज़ा खोलकर ऑक्शन हाउस की तरफ चल दिया ताकि कुछ मेडिकल मटीरियल्स प्रिपेयर कर सके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान फर्स्ट स्टेज चैंपियनशिप जीत जाएगा। ये सच में सबकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इनर कोर्टयार्ड में 2 लोग बात कर रहे थे। ये आदमी सच में परवर्टेड है। 2 स्टार डोसियान के मिडिल स्ट्रेंथ से हाफ स्टेप 3 स्टार डोसियान हुओगे को हरा दिया, हुआ फेई ने हेल्पलेसली कहा। शाओयान की स्ट्रेंथ और टैलेंट सबकी इमेजिनेशन से बाहर था। इस बार ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में वो सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। हुआ फे, सेकेंड स्टेज के बारे में तुम कितने श्योर हो? तन चैन ने सीरियस आवाज में पूछा। मास्टर, सेकेंड स्टेज एक सोल टेस्ट है, लेकिन शाओयान की सोल पावर बहुत स्ट्रांग है और फर्स्ट स्टेज ने भी ये प्रूव कर दिया कि वो सिंपल अपोनेंट नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ टॉप 3 गारंटी कर सकता हूँ। फर्स्ट प्लेस के लिए हल्का सा हिचकिचाते हुए हुआफे ने कहा। अपनी प्राइड के बावजूद भी शाओयान के सामने वो खुद को इन्फीरियर महसूस करता था। टॉप 3 भी ठीक है। इस ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन का एक पर्पस तुम जैसे प्राउड जीनियसेस की एरोगेंस को थोड़ा रब करना भी है। ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है। जब ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन तुम्हारे लिए और भी बड़ा स्टेज होगा। तनचैन हंसा। फॉज स्वॉर्ड थंडर वैली के अंदर वैली मास्टर, जैसे आपने कहा था फर्स्ट स्टेज चैंपियनशिप शाओयान ने जीती है। सीक्रेट रूम में द्वान तिएन फंग ने धीरे से द्वान तिएन होंग से कहा। इस लड़के के पास अभी भी कुछ टेरिफाइंग चीजें हैं जो इसने दिखाई नहीं है, और बिना होली फ्लेम यूज किए हाफ स्टेप 3 स्टार डोसियान मूगे को हरा देना, इसका मतलब है उसका फायर एट्रीब्यूट डोची शायद होली फ्लेम से टेम्पर हो चुका है। अगर वो होली फ्लेम यूज करे तो मेरे जैसे ग्रेट हेवनली सीड वाले के लिए भी उससे डील करना मुश्किल हो जाएगा। द्वान तिएन होंग मुस्कुराया। छोड़ो, उसे कुछ दिन रेस्ट करने दो, फिर फर्स्ट स्टेज रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके सेकेंड स्टेज कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। ये कहकर द्वान तिएन होंग वहां से गायब हो गया। उसे पता था कि नेक्स्ट स्टेप में उसे एलियन ट्राइब के इशू को हैंडल करना है। उस एलियन किंग की पावर बहुत टायरानिकल थी और शाओयान को परमानेंट डैमेज भी पहुंचा सकती थी।
इस वक्त शाओयान का नाम पूरे थंडर वर्ल्ड में फैल गया था और कुछ ही वक्त में वो एक फेमस फिगर बन गया। इस बार सच में एक गलती हो गई। जब मैंने फोर्सफुली हाफ स्टेप 3 स्टार डोसियान एडवांस किया तब मेरी बॉडी का फाउंडेशन हिल गया। इसीलिए कंपटीशन में मैं अपना स्मॉल हेवनली सीड यूज नहीं कर सका। मुझे पहले अपने सोर्स को स्टेबलाइज करना होगा। इसी वजह से मैं शाओयान से हार गया। अगर मुझे दोबारा चांस मिले और स्मॉल हेवनली सीड का ब्लेसिंग मिले तो मैं उससे फिर कभी नहीं हारूंगा। मूगे 10 दिन के कोमा के बाद जाग गया और उसे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था, लेकिन चाहे जितना रिग्रेट करे सच नहीं बदल सकता। जैसे ही शाओयान की रेपुटेशन थंडर वर्ल्ड में फैली, ये भी कंफर्म हो गया कि कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1330, अवार्ड्स। कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से 5 दिन गुजर गए। शाओयान और मोगे के रेस्ट करने के बाद थंडर वैली के अंदर फर्स्ट स्टेज रिवॉर्ड्स की न्यूज़ भी अनाउंस कर दी गई। इस खबर ने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को जेलस कर दिया। आखिरकार फर्स्ट स्टेज के टॉप 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को थंडर वैली के अंदर ट्रेजर पेविलियन में एंटर करने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि फोर्जिंग स्वॉर्ड्स थंडर वैली का ट्रेजर पेविलियन एक ऐसी जगह है जहां पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के काउंटलेस हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स इकट्ठा हैं, जो अनेक स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। डोंग डोंग डोंग। शाओयान, क्या तुम अंदर हो? दरवाजे पर हल्की सी नॉक की आवाज आई और कुछ लोग बाहर खड़े नजर आए। डुआन की फेई। शाओयान बिस्तर से उठा और थोड़ा डिप्रेस्ड मूड में दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरान होकर बोल पड़ा, इस बार मैं तुम्हें ट्रेजर पेविलियन ले जाऊंगी। वैली मास्टर काफी देर से वेट कर रहे हैं। दरवाजा धीरे से खुला और सेकंड प्लेस मूगे, थर्ड जोमी और डुआन की फेई वहां खड़े थे। लेकिन इस वक्त मूगे का शाओयान को देखने का नजरिया काफी ठंडा था। चलो। शाओयान ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया और बिना हेजिटेशन के उनके साथ चल दिया। अब अगला स्टेप स्पेस में एंटर करना है। सब लोग प्लीज सेफ रहें। डुआन की फेई और बाकी लोग एक काफी सेक्लूडेड जगह पर आए। फिर डुआन की फेई के जेड जैसे हाथ में एक काफी एक्सक्विजिट स्क्रोल नजर आया, जिसमें पावरफुल स्पेस एनर्जी भरी हुई थी। अ डायरेक्शनल स्पेस स्क्रोल? जोमी काफी नॉलेजेबल था, इसलिए उसने तुरंत डुआन की फेई के हाथ में इस चीज को पहचान लिया। स्पेस स्क्रोल्स भी कई टाइप्स के होते हैं। उनमें से डायरेक्शनल स्पेस स्क्रोल एक ऐसा होता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को रिकॉर्ड करता है और फिर स्क्रोल के थ्रू स्पेस चैनल से कनेक्ट करता है। क्रैश। स्क्रोल को निकालते ही वो डुआन की फेई के हाथ में ट्विस्ट होने लगा। कुछ ही पलों में वो एक हिलती हुई स्पेस क्रैक में बदल गया, जो सबके सामने अपीयर हो गया। चलो, डुआन की फेई ने तीनों से कहा और उन्हें देखा। चलो। तीनों भी डिले करने वाले नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सीधा उसके अंदर स्टेप कर दिया। गुलुलुलू। कुछ सांसों के बाद चारों स्पेस पैसेज से बाहर आए और एक नई जगह पर पहुंच गए। जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने महसूस किया कि आसपास हेवन और अर्थ की एनर्जी थंडर वर्ल्ड से कई गुना ज्यादा डेंस थी और आसमान में लगातार शॉकिंग थंडर की आवाज आ रही थी। उनकी नज़र नीचे पड़े अज्योर स्टोन्स पर पड़ी, जिसमें वायलेंट थंडर पावर भरी हुई थी। ये अज्योर स्टोन्स मिलकर एक ह्यूज सर्कुलर स्क्वायर बना रहे थे। स्क्वायर के सेंटर में एक मैसिव बिल्डिंग खड़ी थी जो क्लाउड्स तक पहुंच रही थी। थंडर वैली ऑफ फोजिंग नाइव्स में तुम गीनों का स्वागत है। ये फोज नाइव्स थंडर वैली के अंदर का ट्रेजर पेविलियन है और इसी जगह पे इस रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगले पल ह्यूज बिल्डिंग के पास डुआन तियान रोंग का फिगर नजर आया, जो एक सिल्वर जायंट की तरह उनके सामने खड़ा था। फोजिंग वैली मास्टर? मूगे और जोमी ने सामने खड़े पावरफुल फिगर को देखकर हैरानी से कहा। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इंसान खुद वो लेजेंडरी फोजिंग मास्टर होगा, जिसे देखना भी मुश्किल है। वो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का असली ओवरलॉर्ड था। डैड, मैं पहले जाती हूँ। शाओयान और बाकी लोगों को सेफली लाने के बाद डुआन की फेई ने समझदारी से रुकना ठीक नहीं समझा। उसने वैली मास्टर को एक फेस बनाया और वहां से जाने लगी। साथ में चलो, ये ट्रेजर पेविलियन तुम्हारा ही है और तुम्हें भी कोई सूटेबल चीज चाहिए होगी, तो इस वक्त का फायदा उठाकर तुम भी अंदर जाओ। वैली मास्टर ने प्यार से मुस्कुराकर कहा। शाओयान और बाकी 3 लोग ये सुनकर तुरंत ब्लैक लाइन से भर गए। शाबू। डुआन तियान रोंग ने हाथ हिलाया और तुरंत उसके हाथ में 3 एक्सक्विजिट स्टोरेज रिंग्स अपीयर हो गईं, जो तुरंत शाओयान और बाकी दोनों की तरफ उड़ गईं। ये तुम्हारी रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड्स हैं। जैसे ही रिंग्स तीनों के हाथ में आई, डुआन तियान रोंग ने कहा, थॉर स्क्रोल? शाओयान का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत अपनी सोल फोर्स रिंग के अंदर भेजी और देखा कि उस रिंग के कुछ 100 स्क्वायर मीटर्स के स्पेस में काउंटलेस सिल्वर थंडर्स जमा हो रहे थे। थंडर के सेंटर में एक छोटा सा सिल्वर स्क्रोल था, जिसमें वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ऑरा भरा हुआ था।
थॉर स्क्रोल दूसरे स्क्रोल से अलग है। इसे हमारे फोजिंग नाइफ थंडर वैली की स्पेशल अरेंजमेंट के साथ ही स्टोर करना पड़ता है। इसे कैजुअली डिस्ट्रॉय मत करना, वरना थॉर स्क्रोल भी तुरंत डैमेज हो जाएगा। जब तुम्हें थॉर स्क्रोल यूज़ करना हो, बस अपनी सोल पावर या डो की रिंग में डाल देना, तब थॉर स्क्रोल की फुल पावर इंस्टेंट एक्सप्लोड हो जाएगी। डुआन तियानरोंग ने शाओ यान को एक्सप्लेन किया। ये सच में थॉर स्क्रोल है। शाओ यान को थोड़ा डाउट था कि कहीं डुआन तियानरोंग उससे फेक ना दे दे, इसलिए उसने जल्दी से चेक किया। कंफर्म होने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इस चीज़ के साथ उसके पास एक लाइफ सेविंग टैलिस्मन आ गया था। फ्यूचर में अगर वो 4 स्टार डोज यान पावर हाउस से भी टकरा जाए तो उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए पावर होगी। चाहे ये एक वन टाइम स्क्रोल ही क्यों ना हो, लेकिन काफ़ी है। कोई सवाल है? डुआन तियानरोंग ने तीनों को रिंग चेक करते हुए पूछा। धन्यवाद लॉर्ड गू, तीनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया। डिसाइपल स्टेज के रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन एक और बात है। नॉर्मली फर्स्ट स्टेज रिवॉर्ड में ट्रेजर पेविलियन में एंट्री नहीं मिलती, लेकिन तुम तीनों ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोग हो और 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन के लिए इस बार मैं तुम्हें एक्सेप्शन दे रहा हूँ। ट्रेजर पेविलियन में मार्शल आर्ट्स और मेडिसिन पिल स्क्रोल से लेकर काउंटलेस ट्रेजर्स हैं। तुम्हें वहाँ से क्या मिलता है, ये सब तुम्हारी फॉर्च्यून पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना, ट्रेजर पेविलियन में जितना प्रेशियस ट्रेजर होगा, उसका सील उतना ही पावरफुल होगा। अगर तुम सील ब्रेक नहीं कर सकते तो फोर्स से लेने की कोशिश मत करना। ठीक है? शाओ यान ने तुरंत सिर हिलाया। शाओ यान को ट्रेजर पेविलियन की पूरी वैल्यू शायद नहीं पता थी, लेकिन मूगे और जोमी की आंखें इस वक्त चमक रही थीं। सिर्फ वो दोनों ही जानते थे कि ट्रेजर पेविलियन की असली वैल्यू क्या है। अगर उन्हें वहां से कोई यूजफुल चीज़ मिल जाए तो उनकी कल्टीवेशन लाइटनिंग स्पीड से बढ़ सकती है। इस ट्रेजर पेविलियन में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। इस वक्त दुआन किफेई की नज़र इस टावरिंग बिल्डिंग पर टिक गई और वो सोच में पड़ गई। उसके आईब्रोज के बीच मिस्टीरियस रून्स की हल्की सी लाइंस अपीयर हो रही थी, जो बिल्कुल शाओ ई के फोरहेड पर मौजूद री इनकारनेशन लाइंस जैसी थी। अब जब सब रेडी हो तो अंदर चलते हैं। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। अगर 1 महीने के बाद भी तुम ट्रेजर पेविलियन से बाहर नहीं आए तो तुम्हें ज़बरदस्ती बाहर भेज दिया जाएगा। डुआन तियानरोंग की आवाज़ घंटी की तरह गूंज उठी। मुझे नहीं पता इस ट्रेजर पेविलियन में मुझे मेरे काम की कोई चीज़ मिलेगी या नहीं। शाओ यान भी काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने डुआन किफे के अंदर हो रहे चेंज को नोटिस नहीं किया। ये लड़की शायद ट्रेजर पेविलियन के अंदर किसी चीज़ के साथ रेजोनेट कर रही है। सोल ईटर भी इस वक्त धीरे से खुद से बोल रहा था।